मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौधरी। पिछले वीडियोस में आपसे मुखातिब हुआ मध्यकालीन स्रोतों में सल्तनतकालीन ऐतिहासिक स्रोतों की चर्चा हम कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्यकाल का जो दूसरा हिस्सा है, जिसे हम मुगल काल के नाम से पहचानते हैं, उस काल के मुख्य ऐतिहासिक स्रोत जिनके आधार पर हम मध्यकाल के तथ्य संकलित करके और इतिहास का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुगलकालीन स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला जो स्रोत आता है, जो इस काल में लिखा गया और जो हमें इस काल की जानकारी देता है, वो है तुज़ुक बाबरी। तुज़ुक बाबरी का दूसरा नाम है बाबरनामा। ये तुर्की भाषा में लिखा गया मूलतः, और बाद में इसका अकबर के समय फ़ारसी भाषा में अनुवाद हुआ अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। इस ग्रंथ में बाबर ने भारत की तत्कालीन जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक दशा थी, इसकी जानकारी अकबर इस ग्रंथ में देते हैं। साथ ही उसके शासक के जीवन के बारे में, उनके कार्य, उसके चरित्र की जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें इस ग्रंथ से मिलती है वो ये कि जो बाबर ने अपने साम्राज्य प्रसार के लिए भारत में राजपूतों के विरुद्ध अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए जो खानवा का युद्ध लड़ा था, उस युद्ध को इसमें जिहाद कहा गया है। बाबर ने इस युद्ध के बाद स्वयं को गाजी की पदवी से भी नवाजा था। इस तरह से ये कुछ तथ्य हैं जो हमें इस ग्रंथ से जानकारी देते हैं। दूसरा ग्रंथ जिसे इस काल में लिखा गया वो तारीख़ रशीदी है। तारीख़ रशीदी के लेखक बाबर के चचेरे भाई मिर्ज़ा हैदर हैं। मिर्ज़ा हैदर कामरान, हुमायूं के समय में कार्य कर चुके हैं, उनके अधीन रह चुके हैं, और इन्हीं से संबंधित इस ग्रंथ में वर्णन लिखा गया है। बाबरनामा के जो कुछ पृष्ठ, जो कुछ काल के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, उस काल की प्रामाणिक जानकारी हमें मिर्ज़ा हैदर ने तारीख़ रशीदी में दी है। इसलिए ये ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हुमायूं नामा भी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो बाबर के बाद में हुमायूं के जीवन के बारे में जानकारी हमें देते हैं। इसके लेखिका गुलबदन बेगम हैं, और गुलबदन बेगम ने अकबर के शासनकाल में अकबर के आग्रह पर ही ये ग्रंथ लिखा था। गुलबदन बेगम हुमायूं की समकालीन थीं, वो घटनाओं की प्रत्यक्षदर्शी थीं, इसलिए उनका विवरण काफ़ी विश्वसनीय माना जाता है। लेकिन कई जगह एहसास होता है कि गुलबदन बेगम ने हुमायूं को जगह जगह संरक्षण प्रदान किया है, ऐसा महसूस होता है। फिर भी यह महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इसके पहले भाग में बाबर और दूसरे भाग में हुमायूं से संबंधित जानकारियों का समावेश है। अगला ग्रंथ हम जिसकी चर्चा करेंगे वो जौहर आफ्ताबची ने लिखा था। ग्रंथ का नाम है तज़किरात उल वाक़ियात। जौहर आफ्ताबची हुमायूं के निजी सेवक थे। उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की और ये अपनी याददाश्त के आधार पर ही लिखी गई थी, क्योंकि ये ग्रंथ भी अकबर के शासनकाल में लिखा गया था। डॉक्टर कानून को, जो मध्यकाल के विशेषज्ञ माने जाते हैं, डॉक्टर कानून वो इतिहासकार, इनका मानना है कि ये ग्रंथ हुमायूं नामा से भी ज़्यादा प्रामाणिक है। अगला ग्रंथ हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो शेर शाह सूरी के जीवन काल से मुख्यतः संबंधित है, तारीख़ शेर शाही। इसके लेखक अब्बास खां सारवानी हैं। ये भी अकबर के आदेश से उनके शासनकाल में लिखा गया। इसके लेखक शेर शाह के समकालीन थे,
उनके पिता शेख सारवानी उच्च पद पर नियुक्त थे, अतः लेखक के पास में बहुत सारी प्रामाणिक जानकारियाँ उपलब्ध थीं। इसमें शेरशाह के हुमायूं से संबंध, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जिसके लिए शेरशाह सूरी जग जाहिर है जाना जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख है, उनकी सैन्य व्यवस्था, घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया जो दर्ज किया जाता था सैनिकों का, इसकी जानकारी, पब्लिक वेलफेयर के जो कार्य किए, प्रजा के हित के लिए जो लोक कल्याण के कार्य किए, उन सब का उल्लेख भी इस ग्रंथ में मिलता है। इसलिए यह ग्रंथ भी उस काल के बारे में पर्याप्त जानकारियाँ हमें उपलब्ध करवाता है। मध्यकाल में मुख्य रूप से मुग़ल काल में अकबर बहुत महत्वपूर्ण शासक रहे। इनका शासनकाल बहुत लंबा रहा और इस काल के बारे में जो प्रामाणिक जानकारी हमें मिलती है वो अकबर के समकालीन दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ में मिलती है और इस ग्रंथ का नाम है अकबरनामा। अकबरनामा शेख अबुल फजल ने लिखी। अकबरनामा को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसके पहले भाग में तैमूर व उसके उत्तराधिकारियों का इतिहास है, बाबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं के शासनकाल की घटनाओं का उल्लेख है, जबकि दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का वर्णन हमें मिलता है और ये 1602 ईस्वी तक का इसमें वर्णन मिलता है, क्योंकि इस वर्ष अबुल फजल की हत्या हो गई थी। ये 2 भाग तो पॉलिटिकल इतिहास के बारे में हैं और तीसरा जो भाग है उसे हम आईने अकबरी के नाम से पहचानते हैं। आईने अकबरी अकबर के काल में जो प्रशासनिक संस्थाएं थीं कि प्रशासन कैसे चलता था, उसका स्वरूप क्या था, इस सब का वर्णन अबुल फजल ने किया है। अबुल फजल अकबर की इस व्यवस्था से बहुत प्रभावित था कि कितना कुशल प्रशासक है, इसलिए अबुल फजल ने अकबर के लिए इंसान कामिल, देवीय प्रकाश, नूर का अंश आदि आदि शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो चूंकि प्रशंसक ही हमें जगह जगह दिखाई देता है, इससे ऐसा लगता है कि वो पक्षपातपूर्ण इतिहासकार है। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ है मुंतखब उत तवारीख, जिसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। बदायूनी काफ़ी कट्टर धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था। इस ग्रंथ के भी हम 3 भाग करते हैं। पहले भाग में हुमायूं तक के सल्तनत कालीन शासकों का वर्णन है, अर्थात हुमायूं से पहले के शासकों का वर्णन इसमें दिया गया है। दूसरे हिस्से में 1595 तक का अकबर के शासनकाल का इतिहास है और तीसरे खंड में समकालीन जो संत, विद्वान, हकीम, कवि वगैरह थे उनकी जीवनी का उल्लेख किया गया है। अबुल फजल को चूंकि उस समय दरबार में बहुत सम्मान मिलता था, ऊंचा पद मिला हुआ था, इसलिए बदायूनी अकबर से और इनकी धार्मिक उदारता और अबुल फजल इन दोनों का विरोधी था। खैर जो भी हो, लेकिन इनका वर्णन भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है और बदायूनी ने ही उस काल में रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी किया था। तबकात अकबरी के लेखक ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद हैं, जो अकबर के समकालीन हैं। इसमें तुर्की आक्रमणों से लेकर के 1594 यानी अकबर का शासनकाल तक का इतिहास है। साथ ही भारत में जो अलग अलग छोटे छोटे सूबे थे, प्रांत थे, जैसे दक्षिण है गुजरात, मालवा, बंगाल, मुल्तान, कश्मीर, इनका वर्णन भी इसमें मिलता है। इस ग्रंथ में कट्टरपन और पक्षपात का अभाव दिखाई देता है। इसमें बाबर के बाद इसमें एक जो महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये जो एक घटना का उल्लेख इसमें किया गया है वो ये है कि बाबर
की मृत्यु होने के बाद में हुमायूं के स्थान पर निज़ामुद्दीन खलीफा ने मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का बहनोई था मेहंदी ख्वाजा, उनको ताज पर बिठाने की योजना बनाई थी। तो इस षड्यंत्र का उल्लेख हमें इसी ग्रंथ से मिलता है। इसकी जानकारी इस ग्रंथ के लेखक ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद को उनके पिता मोहम्मद मुकीम ने दी थी, और मोहम्मद मुकीम के प्रयासों से ही इस षड्यंत्र की समाप्ति हुई थी। अकबर के बाद में जो उत्तराधिकारी हैं जहांगीर हैं। जहांगीर के जीवन के संबंध में हमें जो ग्रंथ उनकी जानकारी देता है वो तुज़ुक जहांगीरी अर्थात जहांगीरनामा। जहांगीरनामा को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे वाक़यात जहांगीरी या तारीख़ सलीम शाही, इकबाल नामा भी इसे कहा जाता है। ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इसका जो अंतिम भाग है वो मुतामिद खां द्वारा लिखा गया था। ये भी फ़ारसी भाषा में लिखी गई थी। इस काल की प्रमाणिक और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगला ग्रंथ जो मुग़ल काल से जुड़ा हुआ है वो है शाहजहाँनामा या बादशाहनामा। इसे पादशाहनामा के नाम से भी पुकारते हैं। ये शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में लिखी गई। ये 3 विद्वानों के द्वारा लिखी गई थी, अर्थात इसके 3 खंड हम कर सकते हैं कि 3 भागों में लिखी गई है। पहला भाग इसमें मोहम्मद अमीन कज़वीनी ने लिखा। तो इसमें शाहजहाँ के जन्म से लेकर के शाहजहाँ के शासनकाल के प्रथम 10 वर्ष, 1 दशक का इतिहास इसमें है। बाद में मोहम्मद अमीन कज़वीनी को इस कार्य को करने से पृथक कर दिया गया, और इसका अगला हिस्सा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। लाहौरी ने भी इसमें लगभग 10 साल के शासनकाल का इतिहास का वर्णन और लिखा है, अर्थात शाहजहाँ के शासनकाल के 20 वर्षों तक का इतिहास इसमें आ गया। फिर अब्दुल हमीद लाहौरी काफ़ी वृद्ध हो गए, लिखने में सक्षम नहीं थे, अतः उन्होंने इतिहास लेखन बंद कर दिया। इस ग्रंथ का तीसरा हिस्सा अब्दुल हमीद लाहौरी के शिष्य मोहम्मद वारिस ने लिखा, अर्थात उन्होंने इस लेखन का कार्य कर इस ग्रंथ को पूर्ण किया। यह शासक के 21वें शासनकाल वर्ष से शुरू होकर के 30 वर्ष तक जारी रखता है। जैसा कि मैंने बताया, इस ग्रंथ को शाहजहाँनामा भी कहते हैं। अगला ग्रंथ औरंगजेब के जीवन के बारे में जानकारी देता है। ग्रंथ का नाम है मासिर आलमगीरी, और मासिर आलमगीरी के लेखक थे मोहम्मद सफ़ी मुस्तैद खां। ये औरंगजेब के समकालीन थे, और वो लगभग 40 वर्ष तक यानी 4 दशक तक औरंगजेब के साथ रहे। औरंगजेब के जीवन में घटी घटनाओं के वो प्रत्यक्षदर्शी थे, इसलिए उनके इस विवरण को बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। 1710 ईस्वी के आसपास इस ग्रंथ का लेखन पूरा हुआ। ये ग्रंथ काफ़ी प्रामाणिक और विश्वसनीय है। इस ग्रंथ का एक दोष है कि ये बहुत ही संक्षिप्त रूप में लिखा गया, जबकि दूसरा ग्रंथ उस काल में आलमगीरनामा के नाम से लिखा गया, जिनके लेखक मोहम्मद काजिम थे। तो उन्होंने आलमगीरनामा को, जो सिर्फ 10 वर्ष का इतिहास है, बहुत ही विस्तृत रूप में लिखा, अत्यंत विस्तृत रूप में लिखा है। लेकिन ये एक पक्षीय रचना लिखी जाती है, एक पक्षीय रचना मानी जाती है। खैर, अगला ग्रंथ भी हम मुग़ल वंश के बारे में ही जानकारी हमें देता है। उस ग्रंथ का नाम है मुंतखब उल लुबाब। इसे तारीख़ काफ़ी खां भी कहते हैं, क्योंकि इनके लेखक, इस ग्रंथ के लेखक हैं मोहम्मद आसिम काफ़ी खां। इसलिए इस ग्रंथ को, अर्थात मुंतखब उल लुबाब को, तारीख़ काफ़ी खां भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में बाबर का जो भारत आक्रमण था, वहाँ से लेकर के और मोहम्मद शाह के शासनकाल के 15वें वर्ष तक का, अर्थात 1733 ईस्वी तक का वर्णन इसमें मिलता है। तो मुग़ल वंश के प्रारंभिक शासकों से लेकर के, और जब मुग़ल वंश का पतन प्रारंभ हो जाता है औरंगजेब की मृत्यु के बाद,
उसके बाद तक का इतिहास इस ग्रंथ में दिया गया है। इसीलिए एक इतिहासकार डाउसन हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को मुगल वंश के इतिहास के नाम से भी पुकारा है। इसी तरह से अन्य ग्रंथ भी हमें मिलते हैं जो औरंगजेब के जीवन से संबंधित हैं और हमें काफ़ी जानकारी औरंगजेब के जीवन काल के बारे में देते हैं। जैसे नुस्ख़ा दिलकुशा, ये भीमसेन बुरहानपुरी ने लिखा था, जो औरंगजेब के काल के ही लेखक हैं। इन्होंने निष्पक्ष लेखन किया है और ये औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति से संबंधित ग्रंथ है नुस्ख़ा दिलकुशा। इसमें दक्षिणी भारत के प्रति औरंगजेब ने जो नीतियाँ अपनाई थी उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। इसी तरह से फुतुहात आलमगीरी, ये ईश्वरदास नागर ने लिखा था। इसमें सम्राट की राजपूत नीति का वर्णन है और औरंगजेब के शासनकाल का लगभग 34 वर्ष का इतिहास इस ग्रंथ में लिखा गया है। इन समकालीन लेखकों के अलावा जो दरबार में रहते थे, इनके अलावा बहुत सारे विदेशी यात्री भी भारत आए। उन्होंने मुग़ल काल के बारे में विस्तार से उस काल में लिखा है। उसकी भी जानकारी हम अगले वीडियो में, जिसमें विदेशी यात्रियों के मध्यकालीन ऐतिहासिक वृत्तांत क्या दिए गए हैं, उसमें चर्चा करेंगे।